अब चाहिए तो जैसे करेंगे। इसके बाद ना मोनोसैकेराइड आवाज से तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह बनाने हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इन सब की जो है स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो जैसे मोनोसैकेराइड था तो जल अपघटन के बाद कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता था, ठीक है, क्योंकि जो मेन मोनोसैकेराइड था वो क्या था, बेसिक सिंगल यूनिट वाला कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है। ये क्या था, एकल इकाई वाली शर्करा, सिंगल यूनिट शुगर, ठीक। दूसरी चीज क्या थी कि जल अपघटन के बाद जो है जल अपघटित नहीं होते थे, ठीक है। जल अपघटन नहीं होता, ठीक है। तो इसके बाद जैसे मोनोसैकेराइड है तो इनको ना क्रियात्मक समूह के आधार पर डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कुछ के पास जो है क्या होगा, एल्डिहाइड, और कुछ के पास क्या होगा, कीटोन। जैसे ग्लूकोज के पास क्या होता है, एल्डिहाइड, और कीटोन के पास क्या होता है, सॉरी फ्रक्टोज के पास क्या होता है, कीटोन। तो क्रियात्मक समूह के आधार पर सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, मोनोसैकेराइड की। क्रियात्मक समूह के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अगर जो है कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइडिक समूह होगा उसको बोला जाएगा एल्डोस शुगर, ठीक है। क्या बोला जाएगा, एल्डोस शुगर। अगर जो है कार्बोहाइड्रेट में जो है कीटोन समूह होगा तो उसको बोला जाएगा कीटोस शुगर, ठीक है। इस आधार पे तो क्या बोला, यदि कार्बोहाइड्रेट में CHO समूह बोले तो एल्डिहाइडिक समूह, एल्डिहाइडिक समूह, तो कौन सी शुगर बोलेंगे उसे, एल्डोस शर्करा, एल्डोस शर्करा। और दूसरा क्या है, यदि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा समूह, कीटोनिक समूह हो तो कौन सा शर्करा, कीटोस शर्करा, ठीक है, कीटोस शर्करा बोलेंगे। तो ये क्रियात्मक समूह के आधार पर जो मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण है। अब जैसे देखना यहां पर देखते हैं किस तरीके से होता है। कार्बन की संख्या, ठीक। उसके बाद के क्रियात्मक समूह,
क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के बाद जो है नाम होगा, क्या नाम बोलेंगे? ठीक है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। तो जैसे कार्बन की संख्या अगर 3 होगी, कितनी? 3। और जो क्रियात्मक समूह होगा वो अगर होगा क्या? एल्डिहाइडिक। कौन सा? एल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड। तो 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई बोलते हैं। ठीक है, तो उसको नाम दिया जाएगा ट्रायोज बोलेंगे। लेकिन क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्डिहाइड, तो एल्डो ट्रायोज बोलेंगे उसे नाम। ठीक है, क्या बोलेंगे? एल्डो ट्रायोज। ट्रायोज बोला, लेकिन यहां पर जो है कौन से क्रियात्मक समूह आ गया? एल्डिहाइड। तो क्या होगा? एल्डोस प्लस ट्रायोज, एल्डोस प्लस ट्रायोज। अब यहां पर देखो जो चीज कॉमन है, मतलब ओस कॉमन आ रहा है, यहां पर आ रहा है, इसके पास भी और इसके पास भी, उसको कॉमन ही लेते हैं, इसलिए सीधे बोलते हैं एल्डो ट्रायोज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको फिर? एल्डो ट्रायोज। एल्डोस ट्रायोज, एल्डो ट्रायोज। जैसे कार्बन की संख्या अगर 3 ही है, लेकिन क्रियात्मक समूह क्या है? कीटोन। क्रियात्मक समूह कौन सा है? कीटोन। तो उसे बोला क्या जाएगा? वो भी ट्रायोज ही होगा, लेकिन कौन सा ट्रायोज? कीटो ट्रायोज, ट्रायोज ही आएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा? कीटोस प्लस ट्रायोज। तो ओस कॉमन आ रहा है। ठीक है, सीधे क्या लिख देंगे? कीटो ट्रायोज, कीटो ट्रायोज। ये 3 के लिए था। ऐसे जो है 4 के लिए कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। और क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्डिहाइड। तो क्या बोलेंगे उसको? टेट्रोस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? टेट्रोस। लेकिन कौन सा टेट्रोस आएगा? एल्डो टेट्रोस होगा वो, एल्डो टेट्रोस, क्योंकि एल्डोस प्लस टेट्रोस होगा। ऐसे ही अगर जो है नंबर ऑफ कार्बन 4 ही है, लेकिन क्रियात्मक समूह क्या हो गया? कीटोनिक, कीटोन। तो होगा तो वो टेट्रोस ही, लेकिन कौन सा? कीटो टेट्रोस। होना क्या उसने? टेट्रोसी, लेकिन कीटो टेट्रोस हो जाएगा। कीटो टेट्रोस। ऐसी जो है 5 होगा, 6 होगा। तो 4 के लिए हो गया था। इसके बाद क्या, अगर नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5। लेकिन अगर क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, ये तो हमें पता है कि 5 के लिए क्या बोलेंगे? पेंटोस बोलेंगे। लेकिन ये चीज क्लियर करने के लिए कि कौन सा वाला है, एल्डिहाइडिक वाला है कि कीटोनिक वाला है, तो लिखना पड़ेगा वहां पे क्या? एल्डो
पेंटोस। ठीक, ऐसे ही जो है अगर 5 कार्बन है लेकिन क्रियात्मक समूह कौन सा है, कीटोन है, तो वहां पे भी पेंटोस ही आएगा, लेकिन कौन सा, कीटो पेंटोस, कीटो पेंटोस हो जाएगा। ऐसे ही जो है अगर नंबर ऑफ कार्बन 6, तो एल्डिहाइडिक समूह होगा तो उसको बोला जाएगा एल्डोहेक्सोस। क्या बोला जाएगा, एल्डोहेक्सोस। हेक्सोस होगा लेकिन कौन सा, एल्डो। तो जैसे एल्डोहेक्सोस कौन सा हो गया हमारा, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज क्या हो गया, हेक्सोस हो गया, लेकिन कौन सा वाला, एल्डो, एल्डिहाइडिक समूह होता है उसके पास, जैसे ग्लूकोज है। ऐसे अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है और क्रियात्मक समूह क्या है, कीटोन है, तो होगा तो हेक्सोस, लेकिन कौन सा हेक्सोस, कीटो हेक्सोस, कीटो हेक्सोस। ये क्या हो गया, जैसे फ्रक्टोज है हमारे पास, फ्रक्टोज। ऐसी अगर 7 है तो 7 के लिए क्या बोलेंगे, हेप्टोस बोलेंगे, लेकिन अगर एल्डिहाइडिक है तो उसे बोले जाएंगे क्या, एल्डो हेप्टोस। और अगर क्या है, कीटोनिक है, तो उसे क्या बोलेंगे, कीटो हेप्टोस। नंबर ऑफ कार्बन अगर कितना है, 7 है। क्रियात्मक समूह अगर एल्डिहाइडिक है तो एल्डो हेप्टोस बोलेंगे इसको, एल्डो हेप्टोस। और अगर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 7 और कीटोन है, कीटो हेप्टोस। इस तरीके से जो है ये मोनोसैकेराइड को क्रियात्मक समूह के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो उदाहरण थे, ग्लूकोज। इसके बाद जो है मोनोसैकेराइड का जो उदाहरण था वो क्या था, ग्लूकोज। तो इसके बाद अब सीधे ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6। ग्लूकोज जो होता है प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु। ठीक है, प्राकृतिक रूप सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ। सर्वाधिक जो पाया जाता है पके हुए फल, और जैसे शहद हो गया। ठीक है, पके हुए फल, पके हुए फल, शहद, या फिर जैसे जो है पके हुए अंगूर से प्राप्त होता है सबसे ज्यादा। पके हुए अंगूर से प्राप्त। ठीक, मतलब जो प्रकृति में जो भी पौधे या फिर क्या फल है उनसे प्राप्त होता है। ठीक है,
अब जैसे ग्लूकोज जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में स्टार्च हो गया जैसे, ठीक है, उसमें पाया जाता है, या फिर तुम्हारा सुक्रोज चीनी हो गई, तो वहां पर क्या होता है, क्योंकि जैसे दो जब जो है जैसे ग्लूकोज 2 यूनिट जुड़ते हैं या एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज जुड़ता है तो क्या बनता है, फिर सुक्रोज का निर्माण होता है ना, वहां से क्या निकालना होता है, H2O, ठीक है। क्योंकि जब हम सुक्रोज का जल अपघटन करते थे तो एक यूनिट किसके मिलते थे, ग्लूकोज के और एक फ्रक्टोज के। साथ में जो है मिलता कब था वो चीज, जब हम उसका क्या करवाते थे, जल अपघटन, जल के साथ रिएक्शन करवाते थे। तो मतलब वहां पर क्या है, जल को हटाना है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है, मुक्त अवस्था में मिलता है, ग्लूकोज मुक्त अवस्था, ठीक है, या संयुक्त अवस्था में स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, या फिर शुगर बोले तो चीनी, सुक्रोज आदि से प्राप्त होता है। आदि से प्राप्त होता है, ठीक। ग्लूकोज को जो है डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं। डेक्सट्रोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णन, इसलिए डेक्सट्रोज भी कहते हैं। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक बोले तो D+ होने के कारण, ठीक है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होने के कारण। जैसे अभी हमने जब मोनोसेकेराइड को क्रियात्मक समूह के आधार पर वर्गीकृत किया था, ठीक है, तो वहां पर जो है एल्डोज या फिर कीटोज। अब हमें पता है कि जो हमारा ग्लूकोज है उसके पास कितने कार्बन है, 6 है, तो 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सोज बोलेंगे। और साथ में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, एल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक प्रकार का एल्डो हेक्सोज हो गया। क्या हो गया, एल्डो हेक्सोज। ग्लूकोज एक प्रकार का एल्डो हेक्सोज है। क्यों है, क्योंकि ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइडिक क्रियात्मक समूह पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज में CHO क्रियात्मक समूह पाया जाता है, ये इसके बाद ग्लूकोज को बनाने की विधियां देखते हैं। तो ग्लूकोज को बनाने की विधियां, सबसे पहले जो है सुक्रोज से, मतलब जो शुगर होता है, ठीक है, किससे बनाना है, सुक्रोज से।
सुक्रोज से, चीनी से मतलब चीनी क्या होता है, केन शुगर होता है, ठीक है। तो सुक्रोज से किस प्रकार बनाना है, जल अपघटन द्वारा। सुक्रोज के जल अपघटन से, जल अपघटन से। तो सुक्रोज क्या होता है, चीनी C12H22O11, ठीक है, C12H22O11 ये सुक्रोज है, या फिर चीनी। इसका क्या करवाना है, जल अपघटन H2O के साथ जल, और जो यहां पर मीडियम रखा जाता है वो अम्लीय माध्यम, ठीक है। कौन सा मीडियम रखा जाता है, अम्लीय माध्यम, या तो HCl लो या फिर H2SO4 लो। HCl H2SO4 या फिर बोले तो H+, और क्या करना है, इसको गर्म करना है, ठीक है, अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम। तो ये टूट जाएगा, एक तो C6H12O6 और C6H12O6, एक को बोल लो ग्लूकोज और एक को बोल लो फ्रक्टोज, ठीक है। ऐसे ही जो है माल्टोज से भी, माल्टोज का भी सेम है, लेकिन माल्टोज से जो है दोनों जो यूनिट प्राप्त होंगी किसके होंगी, ग्लूकोज के होंगे। माल्टोज का सूत्र भी यही होता है C12H22O11, उसका भी जल अपघटन करवाएंगे, क्या मिलेगा, 2 यूनिट ग्लूकोज के मिलेंगे, सेम है। दूसरा मेथड देखो स्टार्च से, अभी ना एक लाइन आई थी ग्लूकोज में कहीं, जो ग्लूकोज होता है वो या तो मुक्त अवस्था में मिलेगा या फिर संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में किस किस में मिल रहा था, सुक्रोज में, आगे सुक्रोज से जल अपघटन करा के, या फिर स्टार्च हो गया है ना, तो स्टार्च से करना है। स्टार्च, तो स्टार्च का भी जल अपघटन करवाते हैं, स्टार्च के जल अपघटन द्वारा, ठीक है। तो स्टार्च का भी जब जल अपघटन करवाएंगे तो मीडियम जो रखना है वो अम्लीय माध्यम रखना है। स्टार्च का जो एक प्रकार का क्या था, वो पॉलीसेकेराइड था, ठीक है। तो स्टार्च का जब क्या है, जब फॉर्मूला लिखते हैं C6H10O5, C6H10O5 की कितनी यूनिट, N नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। इसका जब जल अपघटन करवाएंगे H2O, स्टार्च है, तो C6H10O5 देखना है यहां पर, जैसे C6 है, हमें बनाना क्या, इससे ग्लूकोज बनाना है, ठीक है। मतलब 6 कार्बन तो आएंगे, हाइड्रोजन कितना होगा वहां पे, 12, कितने की कमी है, 2 की, और ऑक्सीजन कितना होगा, 6, कितने की कमी है, 1 की। मतलब हमें पूरा H2O चाहिए वहां पे, लेकिन हमें N यूनिट चाहिए इसकी। हमारे पास क्या है, N यूनिट C6H10O5 है, हमें H2O भी कितना चाहिए होगा, N चाहिए होगा। यहां पर ये हो जाएगा N, यहां पे भी मीडियम क्या रखना है, अम्लीय माध्यम रखना है, ठीक है, H+, यानी कि अम्ल, ठीक है। और जो टेम्परेचर रखना है वो 393 केल्विन, तो ये बन जाएगा NC6H12O6, ठीक है। क्या हो गया, ये ग्लूकोज बन गया।
ग्लूकोज। इसके बाद जो है संरचना है ग्लूकोज की, ठीक है। ग्लूकोज की संरचना, तो ग्लूकोज की संरचना जैसे ना, जो एक स्ट्रक्चर होगा जिसका यूज हमने रिएक्शन में करना है, ठीक है। जैसे ये हमें पता है कि ग्लूकोज के पास कौन सा क्रियात्मक समूह होगा, CHO, ठीक। और ग्लूकोज क्या होता है, बोला पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक, ठीक है। सक्रिय ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब उसके पास एल्डिहाइड समूह और बहुत सारे क्या हो उसके पास एल्कोहल हाइड्रोक्सी समूह है। तो ये है जैसे CH2OH, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद देखो, जैसे यहां पर देखो हमारे पास सूत्र क्या होता है, C6H12O6। CH2OH में हमने ला दिया, सबसे ऊपर CHO, सबसे नीचे CH2OH, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब बीच में जो है कुछ जुड़ेगा, तो देखना कार्बन कितने आगे, 1 और 2 आगे, कितने बच्चे हमारे पास कार्बन, 4 कार्बन बच्चे। उसके बाद देखो हाइड्रोजन, 1, 3 और 1 4 हाइड्रोजन आगे, हाइड्रोजन कितने बचेंगे, 8, ठीक। इसके बाद देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने आगे, 2, कितने बचे ऑक्सीजन, 4, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि यहां पर जो ग्लूकोज है वो पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब OH समूह है उसके पास, तो एक ये आ गया OH। अब देखते हैं हम कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के कितने OH बन सकते हैं। 4 ऑक्सीजन है और 8 हाइड्रोजन है, तो कितने बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। हमने इनकी सहायता से क्या बना दिया, 4OH बना दिए, ठीक है। क्या बना दिया, 4OH। अब बचा क्या है यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन शेष है अभी और 4 कार्बन, तो मतलब 4CH, तो कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, CHOH 4 हो गया, CHOH 4। 4 कार्बन आ गए, हाँ जी आ गए, 4 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। तो यहां बीच में जो डालना है ना, उससे CHOH का होल 4 डालना है, CHOH, ये एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया इसका, ठीक है। क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया इसका। सबसे ऊपर क्या रखना है, CHO, सबसे नीचे क्या रखना है, CH2OH, बाकी जो बच रहा है उससे CHOH बनाना है। ध्यान ही रखना है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी है, तो मतलब कितने OH बन सकते हैं। ये तो सिंपल रिएक्शन में यूज होगा इसका, कहां यूज होगा, अभिक्रियाओं में, अभिक्रिया में। लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आते हैं यहां पे, जैसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसको फिशर की संरचना बोलते हैं, फिशर स्ट्रक्चर, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए ना ध्यान ये रखना है, जैसे ये है, मतलब ये है, जैसे इस तरीके से दिख रहा है ये ना, ये जो ये है, इस तरीके से रखना है। सबसे ऊपर क्या है यहाँ पे, CHO है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे क्या होगा, CH2OH, ठीक। सबसे ऊपर CHO, सबसे नीचे CH2OH। उसके बाद ध्यान ये रखना है कि जिस साइड जो है उंगलियों के क्या है, नाखून है, उस साइड को OH है। ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि तुम अपनी मर्जी जो है CHOH कहीं भी डाल दो। OH की पोजीशन बता रहा हूं मैं, जैसे सबसे ऊपर ये अंगूठे का जो नाखून है, इसमें कौन बैठा है, CHO।
सबसे नीचे जहां पर कुछ नहीं है ये यहां पे कौन है CH2OH। अब बीच में जो है 4 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4। एक कार्बन तो यहां आ गया, दूसरा यहां आ गया, तीसरा यहां आ गया, चौथा यहां आ गया, पांचवा और छठा नीचे आ गया। तो यहां बीच में जो है जो बीच के 4 कार्बन है वहां पर OH की पोजीशन को जो नाखून है हमारे उंगलियों के वो बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से रखना इसको ध्यान कि जो नाखून होगा वो किस चीज को बताएगा OH की पोजीशन को। बाकी बीच में जो है जो बचेगा क्या बच रहा है OH आ जाएगा, C तो बीच में आएगा और क्या बचा फिर H। इस तरीके से मतलब ये जैसे ना मैं बना के दे देता हूं तुम्हें हाथ जैसे बनेगा है। ये तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा। ये मुड़ी हुई उंगली है जो मैंने मोड़ रखी है ऐसे। इस तरीके से ठीक है। ये यहां पर क्या पकड़ा रखता है, डंडी पकड़ा रखी है इस तरीके से। ये तो यहां क्या बोला, सबसे ऊपर क्या होगा यहाँ पे CHO, सबसे नीचे CH2OH। अब बीच में कार्बन डालते जाओ, यहां पे क्या होगा कार्बन होगा, यहां पे क्या होगा कार्बन 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 आ गया, 6 कार्बन होंगे। उसके बाद में मैंने क्या बोला, जो हमारी बीच की जो ये अंगूठे को छोड़ के जो उंगलियां हैं वो किस चीज को बता रही है, जो उंगलियों के नाखून है, मतलब नाखून किस चीज को बता रहा है OH समूह को। ठीक है, नाखून सिर्फ ध्यान रखना है, नाखून किस चीज को बता रहा है OH समूह। तो जिस साइड में नाखून है, जैसे नाखून अब किस साइड है, ये है मतलब अंदर की ओर है, तो इधर को क्या आ जाएगा इस चीज से OH, इसमें क्या आ जाएगा इधर से OH, इधर क्या आ जाएगा इधर से OH, इधर भी क्या आ जाएगा इधर से OH। कार्बन आ गया, OH आ गया, बचा क्या यहाँ पे H बचा है। तो अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा H H और H। ये बन गया तुम्हारा ग्लूकोज का फिशर संरचना बोलते हैं इसको। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको। अब जैसे मैं सीधे जो है ये है, क्योंकि ना यहां पर कंफ्यूजन क्या करता है कि OH किस साइड है H किस साइड है। ठीक है, तो अब जैसे मैं अलग से बनाऊं CHO C और CH2OH, ध्यान से ये रखना, ये आ गया इस तरीके से, ऊपर CHO आ गया, ये क्या है मुड़ी हुई उंगली, यहां क्या आ गया OH, दूसरे नंबर की उंगली क्या थी इधर को, ये क्या आ गया OH, तीसरे नंबर की उंगली मुड़ी है, और चौथा जो लास्ट वाला वो भी क्या है मुड़ा है ये। अब जो बच रहा है वो क्या बच रहा है H H H और H। गिन भी सकते हो C6H12O6 हो गई। ग्लूकोज ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना, खुली श्रृंखला संरचना, क्या बोला इसको फिशर संरचना, फिशर
संरचना। ठीक है, फिशर संरचना ये है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, ये रखना है। इधर H छोड़ दिया यहां पे, तो ये है यहां पे। इस तरीके से इसको जो है आसानी से ध्यान रख सकते हो। इसके बाद देखो, जैसे अगर CHO की जगह C OH हुआ ऊपर, क्या हुआ, COOH, और बाकी सेम है, C C C और CH2 OH 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 H H H और H। जब जो है CHO की जगह क्या गया, COOH, इसको बोला जाता है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बोला जाता है, ग्लूकोनिक अम्ल हो गया ये। क्योंकि ना ग्लूकोज से ही प्राप्त हो गई, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। अब खुद बताओ कि जैसे ग्लूकोज से मुझे अगर ग्लूकोनिक अम्ल बनाना है, मतलब CHO समूह को कहां भेजना है, COOH में, इसका मतलब क्या करवाना पड़ेगा, ऑक्सीकरण। क्या करवाना पड़ेगा, ऑक्सीकरण। एक रिएक्शन आएगी यहां पे ऐसे। ऑक्सीकरण क्या है, दुर्बल ऑक्सीकरण से क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड वाला समूह किसमें चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। जैसे है यहां पर अगर जो है ऊपर भी COOH है और CH2OH की जगह भी क्या है, COOH, COOH, C C C और COOH, OH 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 और OH, H H H H। तो यहां पर देखो, इसको बोलते हैं सैकरिक अम्ल या फिर ग्लूकेरिक अम्ल या फिर सक्सिनिक अम्ल। ये एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। दो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है इसके पास। क्या बोला इसका नाम, सैकरिक अम्ल या फिर ग्लूकेरिक अम्ल या फिर सक्सिनिक अम्ल भी बोलते हैं। एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अब खुद देखो यहां पर कि जब ग्लूकोनिक अम्ल था, इसमें क्या हुआ कि CHO समूह COOH में गया। सैकरिक अम्ल या ग्लूकेरिक अम्ल या सक्सिनिक अम्ल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसमें क्या हुआ कि ग्लूकोज का जो CHO समूह है COOH में चला गया, और जो CH2OH समूह है वो भी किसमें चला गया, COOH में। मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन कौन सा ऑक्सीकरण, परबल। जब जो है एल्कोहल समूह डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो वहां पर कौन सा ऑक्सीकरण होता है, परबल ऑक्सीकरण। तो मतलब यहां पर ना आगे भी रिएक्शन आएंगी वहां पे, जहां पर जो है दुर्बल ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोनिक बनेगा, परबल ऑक्सीकरण होगा, क्या बनेगा, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि सक्सिनिक अम्ल बोल लो, सैकरिक अम्ल बोल लो या फिर ग्लूकेरिक अम्ल बोल लो, ये है। अब जैसे हम देख रहे हैं नामकरण किस तरीके से करते हैं ग्लूकोज का, क्या देखना है, ग्लूकोज का नाम। ये तो अभी रिएक्शन में दिखाएंगे ये चीजें, ग्लूकोज का नाम। CH2OH, तो ग्लूकोज का नाम देखना, जैसे ना इसको बोला जाता है D+। क्या बोला, जैसे नाम इसका लिखना है तो ये लिखा जाता है D+ ग्लूकोज। ठीक है, D+।
ग्लूकोज, ये डी प्लस ग्लूकोज बोला, नामकरण की बात कर रहा हूं मैं, किस तरीके से नाम दिया था, नॉमेनक्लेचर ऑफ ग्लूकोज। तो डी प्लस, डी जो यहां पर ये डी है, ठीक है, दो चीजें होती है, एक डी होता है और एक कैपिटल एल होता है, कैपिटल डी और कैपिटल एल। वो हमें इस चीज के बारे में बताता है कि अभिविन्यास किसके जैसा है उसका, मतलब ये किस चीज के बारे में बताएगा, अभिविन्यास के बारे में। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि डी और कैपिटल एल जो है यहां पर क्या है, ध्रुवण घूर्णकता को बताएगा। वो जो ध्रुवण घूर्णकता वाले डी और एल होते हैं वो स्मॉल वाले होते हैं, ठीक है। ये डी का मतलब क्या है यहां पर, डी या फिर जो कैपिटल एल होता है, ये किसको बताते हैं, अभिविन्यास को। किसको बताएंगे, अभिविन्यास को। और जो प्लस है, ये प्लस इस चीज को शो कर रहा है स्मॉल डी को, कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर यहां पर कौन सा साइन होता, माइनस, तो वो क्या बताता, स्मॉल एल को, ठीक है। प्लस यानी कि डी, माइनस यानी कि स्मॉल एल, तो ये क्या बताते हैं, ध्रुवण घूर्णकता को, ध्रुवण घूर्णकता को। जो डी वाला होगा वो क्या होगा, दक्षिण ध्रुवण घूर्णकता को बताएगा। किस चीज को बताएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब दक्षिण ध्रुवण। और जो एल या माइनस होगा वो क्या बताएगा, वाम ध्रुवण घूर्णक। तो बिल्कुल ये भी नहीं सोचना है कि कैपिटल डी और जो कैपिटल एल है उनका जो है ध्रुवण घूर्णकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। कैपिटल डी, कैपिटल एल का ध्रुवण घूर्णकता से कोई संबंध नहीं है। तो डी और एल का जो निर्धारण करते हैं उसके बारे में पढ़ना है कि डी और एल कैसे पता करेंगे हम, और जो स्मॉल डी और स्मॉल एल, प्लस और माइनस। जैसे ना सवाल ऐसा बन सकता है कि मुझे दे दिया कि डी प्लस, जैसे ऐसे दे दिया, मतलब ये दे दिया डी माइनस फ्रक्टोज बोल लो, इस तरीके से दे दिया, जैसे या ग्लूकोज ही दे दिया, और बोल दिया कि डी माइनस फ्रक्टोज में जो है ये बताइए कौन सा ध्रुवण घूर्णक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लीवो रोटेटरी। तो हमने किस चीज से पहचानना है, इस माइनस साइन से। नहीं तो कई बार गलती क्या हो जाती है, डी फॉर डेक्स्ट्रो, ये डी वो चीज नहीं है, वो कौन सा है, स्मॉल डी और स्मॉल एल है, जो किस चीज को बताएगा, ध्रुवण घूर्णकता को। ये जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है ये क्या बताएंगे, अभिविन्यास को बताएंगे। इस चीज के बारे में हम देखेंगे किस तरीके से होता है। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है हमें, माइनस का मतलब स्मॉल एल, स्मॉल एल का मतलब लीवो रोटेटरी है वो, कि समतल ध्रुवित प्रकाश को जो है किसकी साइड फेंकेगा, बाईं ओर घुमाएगा। तो बाईं ओर घुमाएगा, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, वाम ध्रुवण घूर्णक हो गया। तो इसका मतलब जैसे ग्लूकोज के यहाँ पे प्लस लिखा है, ये क्या हो गया, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो है एक आध नंबर में बन सकता है सवाल। तो ध्रुवण घूर्णकता, और ध्रुवण घूर्णकता भी कौन सी, प्रकाशिक वाली, प्रकाश को करते हैं ना वो। जैसे समतल ध्रुवित प्रकाश जो है ग्लूकोज के सॉल्यूशन से गुजारा जाएगा तो वो किस डायरेक्शन में फेंकेगा, उसको दाईं ओर को घुमाएगा, ठीक है। तो प्रकाशिक ध्रुवण घूर्णकता को जो है प्रदर्शित करता है क्या, प्लस और माइनस। तो ये जो संरचना देखिए फिशर की संरचना है। इसके बाद हमने जो है कल यहाँ पर इसको डी और एल को देखना है कि किस तरीके से, मतलब कोई रेफरेंस लिया जाता है, यहाँ पे मानक लिया जाता है कोई यौगिक, कि किसके आधार पर जो है हम डी बोलेंगे, किसके आधार पर जो है कैपिटल एल बोलेंगे,
कैपिटल डी और कैपिटल एल जो है वो मतलब किस बेस पे बोला जाता है। तो आज के लिए इसको इतना ही रखो। संरचना बनानी है तो संरचना के लिए सीधे यही ध्यान रखना है, ये है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, OH को किस डायरेक्शन में डालना है। तो ये ऐसे मत कर देना, ऐसे नाखून दिखा रहे हो, ये है मतलब।